हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे, पढ़े थे, सोचे थे किसके बारे में? बार मैग्नेट के कारण पोटेंशियल और फील्ड। अब उसी में जो थोड़ा सा बचा है उस पार्ट को पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं, तो फिर आगे का बात करेंगे। तो इसलिए हम लोग पिछले क्लास में बार मैग्नेट के कारण पढ़े फील्ड और क्या पोटेंशियल। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, देखिए, टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट को आप प्लेस कर देते हैं, उसमें रखते हैं, तो बार मैग्नेट क्या होता है, अपने एक्सिस पर इस तरह से ऐसे करने लगे, मतलब कि उसमें रोटेशनल मोशन आ जाता है। और जब रोटेशनल मोशन आएगा तो रोटेशनल फोर्स होगा ही, जिसको एंगुलर फोर्स, जिसको टॉर्क बोलते हैं। वही टॉर्क हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये बात हम लोग पीछे भी सीखे ही थे। हम लोग जो डाइपोल में पढ़े थे टॉर्क, उसमें वही बात था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को डाल दिया जाए तो डाइपोल पर एंगुलर फोर्स लगता है, वही एंगुलर फोर्स मतलब टॉर्क होता है। वही टॉर्क निकालते हैं, वही यहां पर भी निकालेंगे और सिमिलर टाइप का फॉर्मूला भी आएगा। तो ये इसलिए हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। क्या है हमारा टॉर्क? तो टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। आइए देखते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड में कैसे है। पहले फिगर बना लेते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या बना दिए, क्या क्या लिख दिए। ऐसे आप भी समझ गए। जैसे देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका बार मैग्नेट हो गया। ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है। माइनस एम जानते हैं, साउथ पोल का चार्ज होता है और प्लस एम नॉर्थ पोल का चार्ज। हम मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अपवर्ड, बी फील्ड कैसे अपवर्ड। अब बताइए, इस पर बी फील्ड फोर्स लगाए। हम लोग फोर्स पढ़े, कैसे पढ़े थे इलेक्ट्रिक साइड में, ए फिजिकल टू क्यू ई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए फिजिकल टू एम इंटू बी। ई के जगह पर क्या हो जाएगा, बी। तो देखिए, ये हम लोग पढ़े थे कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स जो लगेगा वो फील्ड के एलोंग लगेगा, और अगर चार्ज निगेटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो आप देख लीजिए, यहां पर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स जो लग रहा है वो फील्ड के एलोंग, और चार्ज निगेटिव है तो ये जो फोर्स लग रहा है वो फील्ड से अपोजिट, चूंकि फील्ड ऊपर है तो ये जो लग रहा है आपका नीचे की ओर, ये दो को फोर्स लाएगा। इस दोनों फोर्स के कारण इसको ऐसे लाएगा,
यहां पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा और उसके बाद से फिर इनर्शिया के कारण यहां रुकेगा नहीं, फोर्स 0 हो जाएगा और उसके बाद से इनर्शिया के कारण आगे जाके बढ़ जाएगा, रुकेगा, फिर ई बी फील्ड अपनी ओर खींचना शुरू करेगा। तो फिर ई ऐसे जाके यहां रुकेगा, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे रोटेशन मोशन करते रहे, इसी तरह ऐसे ऐसे करते रहे। तो यही टॉर्क क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बोलिए बात आएगी नहीं समझ में? एक बार और समझाए भी थे पूरा उसमें इलेक्ट्रोस्टैट में। तो चलिए इस सिस्टम में के गो फोर्स लग रहा है, 2, तो 2 गो टॉर्क होगा और उस दोनों टॉर्क का रिजल्टेंट टॉर्क जो होगा वो बार मैग्नेट पर होगा। तो आइए पहले इंडिविजुअल टॉर्क निकालते हैं इंडिविजुअल फोर्स के कारण। तो ऐसे लिखेंगे टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट ड्यू टू फोर्स F1 बी टाउ 1। तो देखिए टाउ 1 बराबर क्या होता है, R क्रॉस F एन होता है। तो R मेरा कौन हो जाएगा, R क्रॉस F। R होता है लाइन ज्वाइनिंग, किसके अबाउट निकालना है, किसके अबाउट निकाल रहे हैं, O के अबाउट। ऐसे भी लिख सकते हैं ड्यू टू फोर्स F1 अबाउट O बी टाउ 1। अब देखिए टाउ 1 बराबर था, ये हो जाएगा आपका O N क्रॉस, देखिए ये हो जाएगा ON क्रॉस F1, ON क्रॉस F1 ये हो जाएगा। टाउ 1 इज इक्वल टू ON अक्रॉस F1, F1 का वैल्यू हो जाएगा M इंटू V और ये हो जाएगा टाउ 1 इज इक्वल टू, M को बाहर कर दीजिए, ON क्रॉस V। देख लीजिए टाउ 1 का वैल्यू है, इस तरह से टाउ 1 का वैल्यू हो। बोलिए ए टॉर्क हो, इसके कारण टॉर्क हो। ऐसा डायरेक्शन क्या होगा, ई आर है, आर ई एफ है, आर एक्चुअली ऐसे है, आर क्रॉस एफ, तो ये कौन वाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर देखिए टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट ड्यू टू फोर्स F2 अबाउट O बी टाउ 2। देखिए टाउ 2 इज इक्वल टू, देखिए क्या, अब F2 फोर्स के कारण सिस्टम में 2 फोर्स लग रहा है, 2 टॉर्क होगा, तो F2 फोर्स के कारण, तो देखिए F2 फोर्स के कारण देखिए क्या होगा, तो F2 फोर्स के कारण R क्रॉस F होता है, तो इसका R कौन हो जाएगा, A हो जाएगा, O S क्रॉस F2। वैल्यू दीजिए, टाउ 2 इज इक्वल टू OS क्रॉस F2 का वैल्यू हो जाएगा -MB। तो देखिए टाउ 2 इज इक्वल टू -M को बाहर कर दीजिए और देखिए माइनस का यूज इसमें हो जाएगा तो SO हो जाएगा अक्रॉस SO क्रॉस B, ये टाउ 2 हो जाएगा। अब बताइए इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो देखिए ई आर है, ई एफ, ये भी एंटी क्लॉकवाइज,
ये भी किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अब बताइए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो वेक्टर में तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। ये ऐड हो जाएगा, अब लिखेंगे टॉर्क ऑन बार मैग्नेट बी टाउ। तो देखिए टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 1 प्लस टाउ 2। अब देखिए टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 का है एम ओ एन क्रॉस बी, अब प्लस एम एस ओ क्रॉस। देखिए यहाँ एसओ लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओ एस था, माइनस का हम यूज कर लिए, इसलिए नहीं सोचना है कि गलत हो। ये ओ एस है, माइनस का यूज किए तो एसओ है। तो इस तरह से वहां इंटरचेंज करके लिख दिए। अब देखिए इसमें कौन कौन कॉमन होगा, उसको कॉमन कीजिए। ओ एन प्लस एस ओ क्रॉस, देखिए ऐसे राइट कर दिया। क्रॉस बी बाहर हो गया, देखिए फिर बैक कीजिएगा, ये आ जाएगा। तो यहां हो गया ओ एन प्लस एस ओ एन प्लस एस ओ। इसको और हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू एम एस ओ प्लस ओ एन अक्रॉस। देखिए अब आइए इसमें और क्या होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम, देखिए एसओ प्लस ओ एन, माने क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा एस एन अक्रॉस बी एस एन। अब देखिए यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू, देखिए ई चार्ज और चार्जेस के बीच का लाइन ज्वाइनिंग डिस्टेंस एस है। ई क्या हो गया, डायपोल मोमेंट हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब एसएन की ओर होगा, इसलिए यहां प्लस ए हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम से लिखते हैं, तो एम क्रॉस बी हो जाएगा। देखिए यही टॉर्क का वैल्यू आ गया। मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी बार मैग्नेट को प्लेस करते हैं तो उस पर जो टॉर्क होता है वो क्या आता है, एम क्रॉस बी। वहां पर आया था किसी डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहां जो टॉर्क आया था वो क्या आया था, पी क्रॉस ई। तो देखिए एकदम उसी के टच पर। तो यहां पर भी कैपिटल एम इज इक्वल टू एम इंटू एस, ये आपका हो गया। अब आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क का मॉड इज इक्वल टू एम क्रॉस बी का मॉड। तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा।
हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा। हियर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन एम एंड बी। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल की क्या है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क direction of torque is along direction of M cross B के along क्या हो गया, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हो जाएगा टॉर्क। तो इसी तरह से हम लोग क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट के कारण टॉर्क। अब देखिए इससे मैग्नेट फील्ड सिस्टम में क्या होगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी। अब उसको हम लोग निकालते हैं, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग आगे का। देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं फील्ड मैग्नेट सिस्टम। फील्ड मैग्नेट का सिस्टम है, फील्ड मैग्नेट का सिस्टम बना हुआ है, फील्ड है, उसमें आप मैग्नेट को डाल दिए हैं, वो रोटेशन मोशन कर रहा है। तो फील्ड मैग्नेट सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी निकाले जा रहे हैं। तो भाई पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, अब क्वेश्चन ए राइज करता है, फील्ड मैग्नेट सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो देखिए फील्ड मैग्नेट सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, वर्क डन। कभी कभी वर्क डन भी पूछता है निकालने के लिए, तो वर्क डन केवल पूछेगा तो वर्क जो निकालेंगे वहां तक लिख दीजिए, लेकिन हमें लास्टली कहां निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो हम लोग पढ़े वर्क डन जो करेगा सिस्टम में, माने मैग्नेट फील्ड में मैग्नेट जो वर्क डन फील्ड में करेगा वही वर्क डन एनर्जी में क्या होता है, स्टोर होता है। वही वर्क डन एनर्जी में क्या होगा, स्टोर होगा फील्ड मैग्नेट सिस्टम, और वही एनर्जी मेरा पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो इसलिए वर्क निकालिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कीजिए और पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले वर्क डन निकालो, क्या होगा वर्क डन। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द मैग्नेट है ना, यही ना रोटेट कर रहा है, अभी पता है कि रोटेट कर रहा है तो टॉर्क होगा फ्रॉम एन एंगल θ1 to θ2। ये आपका रोटेट कर रहा है। देखिए ये आपका ये कि θ1 θ2 क्यों, मतलब इस तरह का कर रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं। तो हम लोग पढ़े फोर्स डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये लीनियर फोर्स के द्वारा वर्क जो होता है, मतलब फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है उसमें ये बात करते हैं, लेकिन एंगुलर में जब वर्क निकालना रहता है तो है वही कॉन्सेप्ट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का ही बात है। लेकिन चूंकि एंगुलर का बात करेंगे तो एंगुलर फोर्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग पीछे में पढ़े थे मैकेनिक्स में कि वर्क इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा। अपन लिमिट दे दीजिए θ1 से θ2। यही टॉर्क का, वर्क का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्यों हम वर्क का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ रोटेशन मोशन हो रहा है, तो रोटेशन मोशन में ना वर्क हुआ है।
तो जब रोटेशन मोशन में वर्क हुआ है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो रोटेशन फोर्स है, डेट मीन्स टॉर्क है। तो टॉर्क के द्वारा वर्क डन एक तरह से, तो इसलिए हम लोग टॉर्क डी थीटा राइट किए। अब चलिए इसका यहां भी लिख देते हैं, W इज इक्वल टू टाउ डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। अब चलिए वैल्यू दीजिए, W इज इक्वल टू टॉर्क का वैल्यू क्या। अब देखिए टॉर्क का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े एम बी साइन थीटा और इंटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, जीरो से भी आप मान सकते हैं, आपको कोई लिमिट देना होगा ना तो जीरो से भी मान करके दे सकते हैं। थीटा 1 से थीटा 2 ज्यादा जनरलाइज है, इसलिए हम लोग मतलब इस तरह से लिख लेते हैं। अब चलिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए और जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट कीजिए। तो एम बी आपका कांस्टेंट है, साइन थीटा वेरिएबल है, उसको आप अंदर में रख करके उसको इंटीग्रेट कीजिए। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एम बी माइनस कॉस थीटा 2 से थीटा 1। बोलिए क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस हो गया। अब हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन में, ये बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो मैथ में भी पढ़ लिए हम, तो इसलिए क्या पढ़े हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन चूंकि आप ऑलरेडी नॉर्मल, ये सिंप्लीफिकेशन है, माइनस यहां है, तो जब माइनस है तो हम लोग अगर ये माइनस को बाहर निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लेकिन फिर माइनस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब माइनस आता है तो हम लोग लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट शुरू से में ही लिख देते हैं। अब उतना क्या करना है, जान जाती नहीं, एम बी और लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। देखिए यही वर्क डन है, यही वर्क डन है। अब यही वर्क डन किसमें होगा, अब मान लो कि वर्क डन निकालने के लिए कहेगा तो यही आंसर लिख देना, यहीं तक छोड़ देना। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चूंकि निकालना है, यही वर्क डन किसमें स्टोर हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी में हुआ होगा। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इन रोटेटिंग द magnet from an angle थीटा 1 to थीटा 2। तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। गुना ने के फंक्शन है तो इसलिए हम लोग इसे लिखते हैं, थीटा पर ही डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी वर्क भी थीटा पर कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी एंगल पर करेगा, इसलिए ऐसा लिख दिया जाता है। कहीं पोजीशन पर करता है तो पोजीशन लिख देते हैं, R2 R1 ऐसे करके लिखते हैं। तो इज इक्वल टू W। अब देखिए इसमें u थीटा 2 माइनस u थीटा 1 इज इक्वल टू W का वैल्यू दे दीजिए, एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यही देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अब आपके पास अगर पूछे केवल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो क्या हो गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आपसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आप जवाब दीजिएगा। बोलिए आपके पास क्या है जवाब, है जवाब,
आइए देखते हैं क्या है जवाब। तो ए को क्या करना पड़ेगा जी, केवल पोटेंशियल एनर्जी पूछे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो एक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा जी। तो जब एक पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो आपका एक बचेगा, तो उसी को हम लोग को क्या करना है, मतलब बनाना होगा। तो एक को जीरो कैसे करें बताया सब में। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, केवल आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो चेंज कब केवल एक के बराबर होता है, जब एक को जीरो हो जाए। तो इसलिए हम θ1 θ2 जो मन करे मान लीजिए। तो बताइए कहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। आखिर में सोचेंगे ना कि इसको बोल रहे हैं कि θ1 या θ2 को जीरो करें, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करेंगे, u θ1 या u θ2। तो भाई u एंगल पर डिपेंड कर रहा है, तो कितना एंगल यहां पुट करें कि जीरो हो जाएगा। तो देखो ये किसके प्रपोर्शनल, आपका cos थीटा के प्रपोर्शनल। तो cos का वैल्यू जहां जीरो होगा वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। cos का वैल्यू कहां पर होता है, इनिशियली 90 डिग्री। तो 90 डिग्री टेक करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहां जीरो, इसलिए पुट θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इंप्लाइज u θ1 इज इक्वल टू, मतलब u 90 डिग्री, ऐसे लिख लो, इज इक्वल टू जीरो। और θ2 इज इक्वल टू, अब थीटा पुट कर देंगे, u θ2 इज इक्वल टू, हम लिख देंगे u। तो देखिए यहां पर लिखेंगे u थीटा माइनस जीरो इज इक्वल टू एम बी cos θ1 90 डिग्री माइनस cos θ2, तो ये हो जाएगा cos θ2, तो cos θ। अब देखिए इसमें u थीटा इज इक्वल टू एम बी cos 90 डिग्री जीरो, माइनस एम बी cos थीटा। देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। आना सब में देखिए एकदम पीछे ही के जैसा आपको मिल रहा है। ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। और उस पोटेंशियल एनर्जी में आप बात करें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एम डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो उसी तरह यहां पर भी होगा, आप जानते ही हैं यहाँ पर थीटा किसके बीच का एंगल है, एम और बी के बीच, पीछे लिखे भी है। तो ये डॉट प्रोडक्ट से क्या है, रिलेटेड। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये बिना वेक्टर। यही देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपका आ गया। और इसमें देखिए इसका यूनिट आपका एम का एगो आ गया यूनिट। एम इज इक्वल टू, अगर आपसे पूछेगा एम इज इक्वल टू तो लिखेगा u थीटा बाई बी कॉस थीटा। अब इसका यूनिट हो जाएगा ई क्या है, जूल में रहेगा। ऐसा क्या हो जाएगा, टेस्ला। कॉस थीटा तो कुछ नहीं है, तो देखिए जूल पर टेस्ला, मतलब इसी को लिख सकते हैं जूल पर टेस्ला। दोनों देखिए ऐसा है कि दोनों साइंटिस्ट जी ऊपर नीचे आ गए। देखिए ऊपर नीचे साइंटिस्ट जी बैठे हुए हैं, ऊपर जूल जी है, नीचे टेस्ला जी, नीचे से टेस्ला जी है और ऊपर जूल है। तो यही जूल पर टेस्ला एक यूनिट हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। जो याद रखिएगा ऐसा, क्योंकि यूनिट पकड़ना डिफिकल्ट होता है, डायमेंशन एक फिक्स होता है, लेकिन यूनिट अलग अलग टर्म में पहचान होता है, तो इसलिए मेजरमेंट होता है। इसलिए एक आपका एक यूनिट हो गया। अब इसका काम खत्म हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन इस पर। देखिए कह रहा है फिगर शोज टू आइडेंटिकल मैग्नेटिक डाइपोल्स ए एंड बी ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स एम ईच दिया हुआ है। प्लेस दैट इज सेपरेशन डी विथ देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P मिडवे बिटवीन द डाइपोल्स। देखिए ये एक मैग्नेट है A, ये मैग्नेट B है, ये आपका P पॉइंट है, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस यहां से कितना डिस्टेंस है D/2, और यहां से B क्या है D/2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है D है, दोनों के डाइपोल्स के बीच में सेपरेशन D है। तो बताइए इस मैग्नेट के कारण P पॉइंट कैसा पॉइंट कहलाएगा? एक्सियल पॉइंट, मतलब इन साइड ऑन पोजीशन या एलोंग एक्सिस। तो क्या पढ़े थे एक्सिस के एलोंग फील्ड में? तो देखिए हम लोग पढ़े थे बी एक्सिस के एलोंग जो था μ0π4π 2m और r3। बोलिए पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका? देखिए इसको हम bA लिखे A के कारण, तो μ0/4π और 2m और r कितना हो जाएगा d/2 का होल क्यूब। तो कितना आ जाएगा bA इज इक्वल टू μ0 2 बाहर कर दीजिए 4πm और ऊपर में चला जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा d3। तो bA इज इक्वल हो जाएगा 16 μ0/4πm d3। अब देखिए इसका डायरेक्शन क्या हो गया था? हम लोग पढ़े थे इंड साइड पोजीशन में कि डायपोल मोमेंट के लॉन्ग फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इसका इधर है m, तो इधर है मतलब इसका डायरेक्शन इधर हो गया BA के कारण। देखिए डायरेक्शन, अब देखिए BB ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है, बोलिए इसका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है P, B मैग्नेट के कारण बार मैग्नेट B के कारण B जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होता है? यहाँ पर बस आपका μ0/4πr3 सब रहता है, 2 केवल खत्म हो जाता है। तो बैठा दीजिए μ0m ही है डाइपोल मोमेंट, और 4πr3, तो इसका भी कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का d/2 का होल क्यूब। तो ये आपका आ जाएगा 8 μ0m/4πd। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। तो देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे हो, एम का डायरेक्शन ऐसे हो, इसमें निगेटिव से पॉजिटिव, तो इससे अपोजिट मतलब ऊपर हो जाए बीबी का फील्ड। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री हो गए। तो रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट फील्ड B इज इक्वल टू √BA का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर। तो B इज इक्वल टू √16 μ0m/4πdq का होल स्क्वायर प्लस 8 μ0m/4πd। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, देखिए μ0m/4πdq बाहर आ जाएगा, इस 16 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अभी सोल्व कर लेना है जितना आएगा आंसर। इस तरह से हम लोग क्या करते, निकालते हैं पीछे ही जैसा। तो इस तरह से अब हम लोग अगले क्लास में आगे मैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह देखेंगे। तो उसके बाद से फिर लाइट भी 2-4 दिन में मतलब एक तारीख से शुरू कर दें। तो आइए देखते हैं इसमें ये सब है, आप एक बार रिवीजन करके देखते चलना है। 1 तारीख से लाइट भी शुरू हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा, दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगा लास्ट तक। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।